हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि ओला का जो शेयर है वो लगातार नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे आज भी 1.15% आपको नीचे देखने को मिला। अब इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह सिंपल सी थी, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक 1.69% आपको नीचे देखने को मिला। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, जो ऑडिटर ने सवाल उठाए थे और एक आप कह सकते हो बिजनेस लाइन ने जो सवाल उठाए थे इन्वेंट्री काउंटिंग के ऊपर, इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर, उसके ऊपर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी है। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्लैरिफिकेशन क्या आया। ओला इलेक्ट्रिक ने दोस्तों बताया यहाँ पर कि जो काउंटिंग है वो मिस्टेक हुआ है फिजिकली, और उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर व्हीकल को, हर व्हीकल के रॉ मटेरियल को और हर व्हीकल के पार्ट्स को प्रॉपरली यहाँ पर काउंट करता है। तो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उनका कंप्यूटर सिस्टम है, उसने सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से काउंट करी। उनका जो फिजिकल काउंटिंग है वो यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है और ओला इलेक्ट्रिक ने उसको एक्सेप्ट किया है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि गलती को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो ऑडिटर्स हैं, आप उनके नाम देख सकते हो, उन्होंने इशू किया है क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल 25 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ऑडिटर को कोई यहाँ पर इशू नहीं है। उसके बाद ये मैटर दोस्तों ज़्यादा कब बढ़ा, जब मीडिया रिपोर्ट्स आ गई। अब मैटर क्या था? मैटर ये था कि कुछ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन है जो इन्वॉल्व करता है फिनिश गुड यानी ओला इलेक्ट्रिक की जो स्कूटर है वो, और रॉ मटेरियल की काउंटिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है और यहाँ पर उसको वैलिडेट किया गया थ्रू ईआरपी रिकॉर्ड्स। ये जो ईआरपी रिकॉर्ड्स है ये इनका खुद का सिस्टम है जो हर व्हीकल को, जब व्हीकल तैयार हो जाता है, जब वो स्कूटर तैयार हो जाता है तो उसको काउंट करता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है और उसके बाद ही उसको आगे प्रोसीड करता है सेलिंग के लिए। तो ऐसा चीज़ कुछ भी देखने को नहीं मिला। एवरी स्कूटर जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है कंपनी से वो ट्रेसेबल है, यानी कंपनी इसको ट्रेस कर सकता है। उनका एक यूनिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको कहता है VIN, यहाँ से उसको ट्रेस कर सकता है। और एक और चीज़ है कि वाहन पोर्टल पे भी उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो काउंटिंग मिस्टेक हुआ, फिजिकल काउंटिंग मिस्टेक हुआ, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें डेटा अवेलेबल है, उसको ट्रैक किया जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और वो कंपनी ने उसको क्लैरिफाई किया और उसके बाद से यहाँ पर शेयर गिर रहा है। सो क्लैरिफिकेशन देने के बाद मुझे लगा कि शेयर ऊपर जाना चाहिए, बट शेयर ऊपर नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं होगा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्लैरिफिकेशन आपको पता चले कि क्लैरिफिकेशन कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया है, दे दिया है। अब उसके बाद कंपनी ने यह भी बताया कि कोई अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं होने वाला। ओला इलेक्ट्रिक का जो मैनेजमेंट है उसने यही कमेंट किया कि कंपनी अवेयर नहीं थी ऐसे अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन के ऊपर। उसके साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि यही वजह बनी है वॉलेटिलिटी आपको शेयर के अंदर देखने को मिली है। और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो मटेरियल डिस्क्लोजर है एज पर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, कंपनी ने सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो डिस्क्लोज करी है इन्वेस्टर्स के साथ, ऐसा कुछ छुपाया नहीं है। और इससे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी व्हीकल चोरी नहीं हुई, स्टोलन नहीं हुआ और कोई भी व्हीकल मिसिंग भी नहीं है, क्योंकि उनके पास वो ट्रैकिंग आईडी होता है। वो कोई भी व्हीकल को बड़े आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ऑडिटर ने भी ऑब्जर्व किया और सारी चीज़ों को अप्रूव किया है। इसका रेफरेंस आप NSE और BSE दोनों ही जगह पर देख सकते हो, क्लैरिफिकेशन। और एक और चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओला ने सबसे अच्छी चीज़ क्या करी है कि अपने प्लेज शेयर को ना रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हो पहले 2.98% था, फिर 6.61% हुआ, अब उससे सीधा 0% पे आ चुका है प्लेज। तो ये काफ़ी अच्छी हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं ओला का फ्यूचर, ओला का फ्यूचर। मैं ओला के फ्यूचर के ऊपर बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ईवी का फ्यूचर आपको बता सकता हूँ। ईवी में स्कूटर भी आ जाता है, ईवी व्हीकल भी आ जाता है, ईवी के अंदर कार्स भी आ जाती है, ईवी के अंदर कमर्शियल व्हीकल भी आ जाता है, ईवी के अंदर पैसेंजर व्हीकल भी आ जाता है। सारे व्हीकल की बात करूंगा। इंडिया का फ्यूचर क्या है, इंडिया इलेक्ट्रिक फ्यूचर, क्या ग्लोबल लीडरशिप भारत को मिलने वाली है, सारी चीज़ें दोस्तों बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें काम करना है वाइड इलेक्ट्रिफिकेशन मोमेंटम के ऊपर।
इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें टू व्हीलर भी बनानी है, हमें थ्री व्हीलर भी बनानी है, हमें पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाना है, हमें कमर्शियल फ्लीट्स भी बनाना है। तो हमें हर जगह पे काम करना है, कमर्शियल भी बनाना है, पैसेंजर भी बनाना है, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ईवी के हर सेगमेंट के अंदर हमें काम करना है। और जितना आपने देखा होगा ईवी के ऊपर भारत में अच्छा काम चल रहा है। टू व्हीलर भी आपको मिल जाएगा और वो भी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। उसके बाद थ्री व्हीलर भी आपको मिल जाएगा जो कि अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल के अंदर थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है और कमर्शियल व्हीकल भी अभी डेवलपमेंट उसका चालू है। तो हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। उसके साथ हमें अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर इसकी एडॉप्ट करने की जो बढ़ाना है, यानी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, एडॉप्ट करें ऐसे व्हीकल्स को एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, इसको सूटेबल बनाना पड़ेगा, वो भी अर्बन और रूरल एरियाज के लिए, खास करके रूरल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं रूरल एरियाज को काफ़ी लोग साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। वहाँ के जो सड़कें हैं, वहाँ की जो रोड्स हैं, उस हिसाब से हमें जो व्हीकल्स है ईवी के उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमें ग्रोथ मिलेगी। अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूँ। इंडिया का जो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, 80% जो है, 80% पेनिट्रेशन है वो 2 एंड 3 व्हीलर व्हीकल की है, ईवी की बात कर रहा हूँ। 30% प्राइवेट कार्स की है और 50% कमर्शियल व्हीकल बसेस की है 2030 तक। तो हमें यहाँ पर फोकस करना है हर चीज़ों के ऊपर जो यहाँ पर टारगेट देखकर मालूम पड़ रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर पीछे नहीं हटना है, इसके ऊपर हमें काम करना है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर अच्छा काम करना है, डेवलपमेंट साइकिल को बढ़ाना है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। और मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चिपसेट कहाँ से ले रहे हैं, हम यहाँ पर उसकी मोटर कहीं और से ले रहे हैं, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें बनेंगी तो भारत के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर असेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो असेंबल होते हैं, असेंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें मेन मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है ईवी का, अगर हमें ग्लोबल लीडरशिप चाहिए ईवी के अंदर। इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत से जो ईवी बाइक है, स्कूटर है, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, कमर्शियल है, वो यूएस में क्या होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए। यूएस के अंदर डिमांड बढ़नी चाहिए, यूएस नहीं पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। उसके बाद देखोगे कंज्यूमर का एडॉप्शन और मार्केट डायनेमिक्स को समझना चाहिए, क्योंकि टू एंड थ्री व्हीलर मार्केट में बहुत मास है, यानी बहुत ज़्यादा लोग उसको बाय करेंगे। प्लस वो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट पे चलेगा, लेकिन उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केट में एक पेट्रोल व्हीकल लेने जाते हो, मान लेते एक बाइक लेने जाते हो, आपको 1 लाख रुपए के नीचे कोई बाइक नहीं मिलने वाला है, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ईवी के अंदर देखते हो तो उसका प्राइस ही स्टार्ट होता है 1,65,000, 1,80,000, इस तरीके से। टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, थ्री व्हीलर दूर की बात है। प्लस बैटरीज जो होती है ना, उसको हमें कंपैटिबल बनाना है इंडियन डिज़ाइन के साथ, और इंडिया के लोगों का जो बिहेवियर है व्हीकल को रन करने का, उसके हिसाब से हमें बैटरी को डिज़ाइन करना है। और वो बैटरी लॉन्ग आवर्स तक आपको चलाने की यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं प्रॉपरली। तो जब तक वो ना बने तो हमें यहाँ पर बैटरी का जो कंपेटिबिलिटी है वो इंडिया के हिसाब से बनानी होगी। उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई है, स्केलेबल है ईवी काफ़ी, मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। सो मेरे हिसाब से देखिए लीडरशिप इंडिया को मिल सकती है, भारत को मिल सकती है। बस भारत को बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और ऐसी व्हीकल्स बनानी है जो पूरे दुनिया में चले, जब जाके ईवी का बोलबाला और ये जो ईवी शेयर्स हैं इनका बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ नया जानने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।